नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। शुरू करते हैं दिल्ली की खबरों का सिलसिला। दिल्ली में संसद भवन में आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू सहित कई अन्य वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं ने हिस्सा लिया है। कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने फूलों की चादर चढ़ाकर और भावपूर्ण नमन कर इंदिरा गांधी को उनके देशभक्ति, सेवा और नेतृत्व के लिए याद किया है। संसद परिसर में ये कार्यक्रम शांतिपूर्ण और गंभीर वातावरण में संपन्न किया गया, जहां पर नेताओं ने उनके योगदान को याद करते हुए देशवासियों के लिए प्रेरणा का संदेश भी साझा किया। इस अवसर पर उपस्थित नेताओं ने इंदिरा गांधी के राजनीतिक जीवन, उनके संघर्ष और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को याद करते हुए उनकी जयंती को सम्मान और श्रद्धा के साथ मनाया है। कार्यक्रम के अंत में उन्हें सभी उनके आदर्शों का स्मरण करते हुए उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरु तेग बहादुर महाराज की 350वीं जयंती के अवसर पर उत्साहपूर्वक कहा कि पंजाब सरकार आनंदपुर साहिब में इस ऐतिहासिक और पवित्र दिन को यादगार बनाने के लिए भव्य कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ किया जा रहा है और ये केवल एक सांस्कृतिक या फिर धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि गुरु महाराज की उच्चतम शहादत का प्रतीक है। केजरीवाल ने पूरी दुनिया के लोगों से अपील की है कि इस अवसर पे वो आनंदपुर साहिब आएं और इसे ऐतिहासिक यात्रा और समारोह का हिस्सा बनाएं। उन्होंने अपने आप को सौभाग्यशाली बताया कि उन्हें इस पवित्र स्थल पर आने और कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। उन्होंने बताया कि कल यहां से एक विशेष यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसमें शामिल होने के लिए वे आज कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। अपने संबोधन में केजरीवाल ने जोर देकर कहा कि सभी को इस उच्चतम शहादत को सम्मान देने और गुरु महाराज की महानता को याद करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। उनका ये संदेश श्रद्धालुओं और नागरिकों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, जो उन्हें ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व के इस पर्व का अनुभव लेने के लिए आमंत्रित करता है। गुरु जी महाराज गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पे पंजाब सरकार आनंदपुर साहिब में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम और बहुत अच्छे कार्यक्रम पूरे श्रद्धा और सम्मान के साथ कर रही है। मैं सभी लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को इस मौके पे आमंत्रित करता हूँ कि सभी लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों और उनकी जो सुप्रीम शहादत है उसको सम्मान दें। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। एक तो आज इतने पवित्र स्थान पे आने का मौका मिला और कल जो यहाँ से यात्रा शुरू हो रही है आनंदपुर साहिब के लिए, उस यात्रा को शुरुआत करने के लिए आज मैं मान साहब के साथ यहाँ आया हूँ, उसमें शामिल होने का मुझे मौका मिला। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ और एक बार फिर से सबको आमंत्रित करता हूँ कि इस सुप्रीम शहादत का सम्मान और श्रद्धा देने के लिए सब लोग आए। दिल्ली में प्रदूषण और ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर दिल्ली कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि शहर में धूल, निर्माण कार्यों और बढ़ते वाहनों के कारण वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने शहर में 62 ऐसे हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं, जहां पर कचरे और ट्रैफिक जाम के कारण प्रदूषण सबसे ज्यादा है। सिरसा ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी संबंधित मंत्री इन हॉटस्पॉट का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि समस्याओं की पहचान कर उनका समाधान किया जा सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब इन क्षेत्रों पर सही कदम उठाए जाएंगे तो दिल्ली की हवा में साफ सफाई और सुधार स्पष्ट दिखाई देगा। मंत्री ने जनता से अपील की है कि ये सिर्फ सरकार की लड़ाई नहीं है, बल्कि हम सबको मिलकर इस प्रदूषण से लड़ाई में सहयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर लोग अपने स्तर पर सफाई और ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तो दिल्ली में वायु प्रदूषण और जाम की समस्या में काफ़ी कमी आएगी। इस बयान से साफ है कि सरकार सक्रिय रूप से हॉटस्पॉट पर काम कर रही है और जनता के सहयोग से शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में जो डस्ट है
जो कंस्ट्रक्शन और सड़कों के ऊपर है, और दिल्ली में जो ट्रैफिक रुकती है और गाड़ियों का पोल्यूशन है। इसके लिए दिल्ली में ऐसे हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पे कूड़ा करकट के कारण ट्रैफिक जाम है, जहां पे पोल्यूशन है उसके कारण, जहां पे डस्ट मिटिगेशन है उसके कारण। उसके ऊपर आज हमारे सारे मंत्री इंस्पेक्शन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर। हमारी कोशिश है कि जो हम हॉटस्पॉट्स जो हैं, लगभग 62 और ऐसे हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई हुए हैं, अगर हम उनको रोक पाएंगे तो पोल्यूशन में और कमी आएगी। मैं दिल्ली के लोगों से आग्रह करता हूं, हमें मिलकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। ये पोल्यूशन के खिलाफ एक जंग है जो दिल्ली की सरकार लड़ रही है, लेकिन 3 करोड़ लोग दिल्ली के अंदर जब तक इसका सहयोग नहीं देंगे, दिल्ली 50 किलोमीटर के अंदर का शहर है और इसमें 3 करोड़ लोग बस। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कपड़ा, हथकरघा और हस्तशिल्प के क्षेत्र में निर्यात को दोगुना कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विशेष योजनाएं बनाई हैं ताकि हमारे कारीगरों के उत्पाद दुनिया के विभिन्न हिस्सों तक आसानी से पहुंच सकें। इसके अलावा गिरिराज सिंह ने ये भी बताया कि तकनीकी का अधिक उपयोग कर और नए मॉडल विकसित कर भारतीय हस्तनिर्मित उत्पादों की वैश्विक मांग को और बढ़ाया जाएगा। उनका ये कहना है कि विश्व भर में हस्तनिर्मित वस्तुओं की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है और भारत इस अवसर का पूरा लाभ उठा रहा है। तो तकनीकी और हस्तनिर्मित उत्पादों की दुनिया भर में लोकप्रियता बढ़ रही है। इसको लेकर आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है निर्यात हो रहा है, कारीगरों के उत्पाद दुनिया तक पहुंच सके, इसको लेकर काम हो रहा है। ये बयान जो है बीजेपी के वरिष्ठ नेता की ओर से दिया गया है। आज देश और दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार मेला के रूप में IIFT है और उसमें हर विभाग का, उसमें टेक्सटाइल का, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का। मुझे कहने में फक्र हो रहा है कि मोदी जी आने के बाद हम डबल एक्सपोर्ट में चले गए और आगे हम अभी 50,000 करोड़ में हैं, जिसे 1 लाख करोड़ तक ले जाने का संकल्प है। और केवल संकल्प नहीं है बल्कि उसके लिए योजना भी है कि हमारे छोटे छोटे आर्टिजन के कलाकृति कैसे दुनिया के हर कोने में पहुंचे, उसके लिए तकनीक का भी हम सहारा लेंगे और एक नए मॉडल पर भी हम विचार कर रहे हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे ने ऑटोमोबाइल परिवहन पर खास ध्यान दिया है। रेलवे में ढोए जाने वाले ऑटोमोबाइल का हिस्सा अब लगभग 30% तक पहुंच गया है और ये हर महीने लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने डोर टू डोर डिलीवरी सेवा के बारे में बताया, जिसमें ग्राहक से माल उठाना, कंटेनर में पैक करना, गंतव्य तक पहुंचाना और वहां पर डिलीवर करना शामिल है। इस सेवा के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और मुंबई कोलकाता क्षेत्र को संतृप्त करने के प्रयास जारी हैं। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस तरह के प्रयासों से देश की समग्र रसद लागत में काफ़ी कमी आएगी और रेलवे के ऑटोमोबाइल लॉजिस्टिक में भी तेजी आएगी। तो देश की कुल रसद लागत में कमी का लक्ष्य रखा गया है, जिसको लेकर रेलवे मिनिस्टर ने जो है बयान दिया। रेलवे में ऑटोमोबाइल जो है डोर टू डोर डिलीवरी सेवा जो है शुरू की गई है, जिसका फायदा सीधे आम जनता को होगा। मुंबई कोलकाता क्षेत्र में सेवा विस्तार को लेकर भी जो है काम हो रहा है। देश के कुल रसद लागत में कमी का जो लक्ष्य रखा गया था, इसे पूरा करने की कोशिश सरकार कर रही है। In the recent past, we have focused on two major sectors. One is automobile transportation
And because of that very clear focus and multiple reforms in the automobile sector, we have been able to increase the share of automobiles carried by railways to a very significant number, close to 30% now, and it is increasing every month. Then we have launched a door-to-door delivery service. door-to-door delivery service में कस्टमर के डेस्टिनेशन से सामान जो भी उनका कार्गो है लेकर उसको कंटेनर में पैक करके उनकी जो जहाँ पे ले जाना है गंतव्य स्थान तक, वहाँ पे ले जाकर वहाँ पे डिलीवरी करने का उसमें प्रोविज़न है। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और अभी मुंबई से कोलकाता वाले सेक्टर को इसको सैचुरेट करने का प्रयास है। इसमें काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और इस तरह के प्रयासों से देश की ओवरऑल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत कम होगी। अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किए जाने के बाद वांछित गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें आज पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष एनआईए अदालत में पेश किया गया। अदालत में एनआईए ने गैंगस्टर की 15 दिन की रिमांड हिरासत की मांग की है ताकि उसे विभिन्न मामलों में पूछताछ की जा सके। अनमोल बिश्नोई लंबे समय से वांछित था और उसकी गिरफ्तारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक बड़ी सफलता के तौर पर देखी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार प्रत्यर्पण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उसे भारत लाया गया और तुरंत एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली में आज एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसदों ने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी 108वीं जयंती पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मौजूद रहे। नेताओं ने फूलों की माला और पुष्प अर्पित कर इंदिरा गांधी के राष्ट्र सेवा और नेतृत्व को याद किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी नेताओं ने उनके योगदान और देश के लिए किए गए संघर्ष को याद करते हुए सम्मान प्रकट किया। ये आयोजन शांतिपूर्ण और गंभीर वातावरण में संपन्न हुआ है जब इंदिरा गांधी के आदर्शों और उनके दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की गई थी। दिल्ली में आज भारी धुंध ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया जिससे कि दृश्यता और सांस लेने की स्थिति दोनों प्रभावित हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजधानी का AQI 342 दर्ज किया गया जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। इस स्तर की धुंध स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा मानी जाती है, विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन संबंधी रोगों से पीड़ित लोगों के लिए। राजधानी के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के टर्मिनल 3 से लिए गए वीडियो में धुंध की मोटी परत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है जो कि सड़क और आसपास के वातावरण को धुंधले दृश्य में ढके हुए दिखाती है। नागरिकों को सलाह दी जा रही है कि वे अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें और मास्क का इस्तेमाल करें। तो बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों के लिए जो है स्वास्थ्य का खतरा है और जिस तरीके से लगातार AQI लेवल बढ़ता हुआ दिल्ली में दिखाई पड़ रहा है, इसने दिक्कतें जो है बढ़ा दी हैं। साया, दृश्यता और सांस प्रभावित हो रही है। CPCB के अनुसार AQI 342 यानी कि बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुका है जिसने बच्चों और बुजुर्गों को जो है हेल्थ तौर पर प्रभावित करना शुरू कर दिया है। डॉक्टर्स भी जो है स्वास्थ्य का खतरा बता रहे हैं। IGI T3 से वीडियो में जो है धुंध की मोटी परत जो है वो दिखाई पड़ती है। तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आपको बता दें, ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर जिसमें दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि चेयरमैन जवाद को रिमांड पर भेजा गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं जवाद। अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम जो है बार बार इसमें सामने आ रहा है। साकेत कोर्ट ने 13 दिन के रिमांड पर भेजा है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई जिसको लेकर आपको बता दें कि अब जो है अल फलाह का जो चेयरमैन है उस पर जो है अब साफ तौर पर कड़ी कार्रवाई होने की आगे कवायद तेज कर दी गई है। इसमें आपको बता दें कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं जवाद, जिसको लेकर जो है अब ये बड़ी कार्रवाई हुई है। साकेत कोर्ट ने 13 दिन के रिमांड पर जवाद को भेजा है। तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े मामलों को लेकर अब जो है पूछताछ जवाद से की जाएगी। चेयरमैन जवाद को रिमांड पर भेज दिया गया है। यूनिवर्सिटी को जो है बंद भी कर दिया गया है इसी पूरे मामले को लेकर।
मामले को देखते हुए लगातार जो है अल-फलाह यूनिवर्सिटी की संदिग्धता पर पूरी जांच हो रही है और इसी कड़ी में जो है अल-फलाह के चेयरमैन को साफ तौर पर हिरासत में लिया गया है और अब इस पूरे मामले पर जांच होगी। तो एक और बड़ी जानकारी आपको दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई ही बताते हैं। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर दरअसल आपको बता दें कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से 10 लोग जो है गायब हो गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी, टेरर मॉड्यूल में शामिल होने की आशंका, इसको लेकर जांच हो रही है। गायब हुए लोगों के फोन भी स्विच ऑफ हैं। तो देखिए कैसे जो है अब पूरा जांच का जो दायरा है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंच चुका है। गायब हुए लोगों में 3 कश्मीरी बताए जा रहे हैं और इसलिए दरअसल अब जो है ये मामला गर्माता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को हालांकि एक और जहां हिरासत में लिया गया है, तो वहीं अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ही 10 लोग जो है गायब हो गए हैं। टेरर मॉड्यूल में शामिल होने की उनकी आशंका है, क्योंकि सभी के जो है कोई भी कॉन्टैक्ट लिस्ट सामने नहीं आ पा रहे, नंबर को स्विच ऑफ कर दिया गया। और ये भी खास बात कि गायब हुए लोगों में 3 लोग जो हैं कश्मीरी बताए जा रहे हैं। शामिल होने की आशंका है। गायब हुए लोगों के फोन भी जो है स्विच ऑफ सामने आ रहे हैं और इसको लेकर अब जांच हो रही है। गायब हुए लोगों में 3 कश्मीरी लोग जो हैं वो शामिल हैं। अहम और बड़ी जानकारी दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें अल-फलाह यूनिवर्सिटी से 10 लोग गायब हो गए। हालांकि अल-फलाह का जो चेयरमैन है वो पहले से ही हिरासत में ले लिया गया है, 10 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। तो आप देखिए ये भी सामने आ रहा है कि जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े कई ऐसे आधिकारिक लोग हैं जो दरअसल अपनी पहचान को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 10 लोग जो गायब हुए हैं उनके नंबर ऑफ आ रहे हैं, नंबर उनके स्विच ऑफ हैं। और ये भी सामने आ रहा है कि उसमें से जो है 3 लोग कश्मीर के रहने वाले हैं। तो रोजगार 2 के नाम को लेकर जिस तरीके से संजय जो अपना जो है पदयात्रा कर रहे हैं, दरअसल उसको लेकर उनका एक बयान भी सामने आया है, जो लगातार जो है सरकार पर हालांकि निशाना साध ही रहे हैं। इसके अलावा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। संगम तक की यात्रा है। 12 तारीख को हमने शुरू की है यात्रा और आज 8वां दिन है। प्रतापगढ़ में ही आज रात्रि विश्राम है और कल से फिर ये प्रयागराज के लिए यात्रा प्रारंभ होगी सुबह। इसमें 2 महत्वपूर्ण मुद्दों को हमने उठाने का प्रयास किया। नंबर 1 बेरोजगारी का सवाल है। आज युवा बेरोजगारी से परेशान है, किसान बेरोजगारी से परेशान है, बुनकर हो, महिलाएं हो या रेडी पटरी वाला हो जिसकी दुकान पे बुलडोजर चला दिया जाता है। तो रोजगार एक बहुत बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश में, जिसकी ओर सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। हर परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, एसएससी हो, सिपाही हो, दरोगा हो, क्लर्क हो, पीसीएसजे हो, यहाँ तक कि हाई स्कूल इंटर का पेपर लीक हो जाता है। तो इस सवाल को हम लोगों ने उठाया। दूसरा, सामाजिक भेदभाव यूपी में बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। कभी हम देखते हैं कथावाचक का सिर मुड़वा दिया जाता है, कभी हम देखते हैं रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी जाती है, कभी हम देखते हैं पासी समाज के एक बुजुर्ग को पेशाब चटवाई जाती है, सीआरपीएफ के एक जवान को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है। तो ये जो एक भेदभाव की राजनीति चल रही है, हम उसके भी खिलाफ हैं और पूरी यात्रा को जबरदस्त जन समर्थन रास्ते में मिला। जगह जगह लोगों ने स्वागत किया, अपना समर्थन दिया। तो मैं उन सब का भी आभारी हूँ और अपील भी कर रहा हूँ कि अभी जो 4-5 दिन की यात्रा बची है उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जुड़े। सर, अभी लेटेस्ट बिहार चुनाव हुआ है, संगम तक की यात्रा है। 12 तारीख को हमने शुरू की है यात्रा और आज 8वां दिन है। प्रतापगढ़ में ही आज रात्रि विश्राम है और कल से फिर ये प्रयागराज के लिए यात्रा प्रारंभ होगी सुबह। इसमें 2 महत्व
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।